हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सोशियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोसाइटी क्या है और इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। समाज से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर में आप लिखेंगे कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इसलिए समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है। हम सब लोग समाज में रहते हैं, समाज के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। यानी कि हम अपने दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें व्यक्ति अकेले पूरा नहीं कर सकता है। उसके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसे एक समाज की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह भी कहा जाता है, जहाँ जीवन है वहीं समाज है। वास्तव में व्यक्ति एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करके रहते हैं। इससे ही समूहों एवं समाज का निर्माण होता है। समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह या संकलन मात्र कोई समाज नहीं कहा जाता है। यानी कि 10 लोगों का एक ग्रुप जा रहा है तो उसे हम समाज नहीं कहेंगे। ना ही जैसे कि सड़क में लोग चल रहे हैं उसे भी हम समाज नहीं कहेंगे। समाज व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ मांगा और दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को कुछ सामान दिया, तो इससे उन दोनों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया हुई। क्रिया प्रतिक्रिया से दोनों के बीच वो जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है उसे अंतःक्रिया कहते हैं। और जो अंतःक्रिया होती है किसी उद्देश्य को लेकर होती है। और जब ये अंतःक्रिया बार बार की जाती है तो उससे सामाजिक संबंध स्थापित होता है। और ये सामाजिक संबंध कैसा भी हो, जैसे सहयोग हो, हम किसी से सहयोग कर रहे हैं या किसी से हम संघर्ष के लिए बार बार इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, या कंपटीशन हो रहा है, तो ये जितने भी रूप होते हैं ये सब सामाजिक संबंध के ही रूप होते हैं। तो जो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, यानी कि पूरे एक समाज में जो व्यक्ति के बीच जो एक सामाजिक संबंध पाया जाता है उसे ही हम समाज कहते हैं। यानी कि व्यक्तियों के समूह या संकलन को हम समाज नहीं कहेंगे, बल्कि उन व्यक्तियों, जो कई व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाला जो सामाजिक संबंध होता है उसे ही हम समाज कहते हैं। नेक्स्ट है परिभाषाएं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। समाज जो है कार्य प्रणालियों एवं रीतियों की अधिकार, सत्ता एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों एवं श्रेणियों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यानी कि समाज में क्या होता है, जो पूरे एक सोसाइटी, जैसे भारतीय समाज ले लीजिए। भारतीय समाज में एक कार्य प्रणालियाँ होती हैं, यानी कि जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे कि धार्मिक संस्थाएं होगी, राजनीतिक संस्थाएं होगी, आर्थिक संस्थाएं होगी, सभी संस्थाओं की एक कार्य प्रणाली होती है कि कैसे कार्य करना है। उसी तरह एक सभी व्यक्तियों के पास अधिकार होते हैं, कुछ व्यक्तियों के पास सत्ता होते हैं, और पारस्परिक सहायता की जाती है। सभी व्यक्ति आपस से पारस्परिक सहायता करते हैं। और कई समूह होते हैं समाज में, और समूह कई श्रेणियों में भी विभाजित होते हैं। और मानव व्यवहार के नियंत्रणों के लिए भी कई व्यवस्थाएं, और उनकी स्वतंत्रताओं के लिए भी व्यवस्था है। तो समाज पूरी इन टोटल व्यवस्थाओं इनसे ही मिलकर ही समाज बना हुआ है। यानी कि कार्य प्रणालियों और रीतियों की अधिकार, सत्ता एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों एवं श्रेणियों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। मैकाइवर एवं पेज की एक और परिभाषा भी है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। नेक्स्ट है गिडिंग्स के अनुसार, समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध होते हैं। यानी ये खुद ही एक संघ भी है, यही एक संगठन है, और यही क्योंकि एक समाज में ही सब सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए अगर देखा जाए तो ये एक संघ भी है, इसी में संगठन भी है। और औपचारिक यहाँ पे फॉर्मल रिलेशन भी पाए जाते हैं जिससे सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबद्ध होते हैं। यानी कि जैसे हम दुकान में जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे जाएंगे डेली बातचीत करेंगे। हम अपने काम भर के लिए जाएंगे, काम किया चले आए, किसी दिन काम नहीं हुआ तो नहीं गए। तो यही कि समाज में जो है औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध होते हैं। नेक्स्ट है गिन्सबर्ग के अनुसार, या इन्हें जिन्सबर्ग भी बोलते हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा आपस में बंधे हुए हैं, और उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा आपस में बंधे हुए नहीं, अथवा उन जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। यानी कि हम दो समूह ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे देखिए कि जो व्यक्ति हैं
ये एक दूसरे से जो व्यवहार कर रहे हैं वो एक निश्चित तौर तरीके से कर रहे हैं। जैसे हम दुकान में या सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं तो ऐसे लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं लेने लग जाते ना। एक सभ्य तरीके से उनसे हम मांगेंगे, उन्हें पैसे देंगे तो वो हमें सब्जी देंगे, अगर हम उन्हें पैसे नहीं देंगे तो हमें सब्जी नहीं देंगे। तो ठीक है, तो समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह होता है जहाँ पे कुछ संबंध और व्यवहार की विधियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। यह उन व्यक्तियों से भिन्न है। और एक ऐसा ग्रुप ले लीजिए जहाँ पे व्यक्ति हैं और ये किसी तौर तरीके, किसी व्यवहार के नियमों का पालन नहीं करते, जाते हैं चिल्ला कर सामान लेकर आ जाते हैं, ना पैसे देते हैं, कोई सभ्यता ही नहीं है वहाँ पे। तो ये समाज जो है उन वैसे समूहों से भिन्न होता है। यहाँ पे व्यवहार की विधियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं व्यवहार की विधियों द्वारा व्यक्ति आपस में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये गिन्सबर्ग की परिभाषा थी। नेक्स्ट है क्यूबर। समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो काफ़ी समय तक इकट्ठे रहने के कारण संगठित हो गया तथा जो तथा जो स्वयं को अन्य मानवीय इकाइयों से भिन्न इकाई समझते हैं। वही है कि जैसे ये इतना बड़ा सा समूह है, ये बहुत टाइम से, जैसे भारतीय समाज को ले लीजिए, यहाँ पे कई व्यक्ति बहुत पहले समय, ऐसा तो है नहीं कि आज ही व्यक्ति आ गए और आज ही समाज बन गया। ये बहुत समय से चल रहते आ रहे हैं, ये काफ़ी समय से इकट्ठा रह गए तो एक संगठित हो गए। उन्होंने अपने हिसाब से नए नए नियम बनाए, नई संस्थाएं बनाई। तो इससे वह जो है काफ़ी समय से इकट्ठा रहने के कारण संगठित हो गए। यानी संगठित हो गए यानी कि वो बहुत अपनी नियम, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से अपनी संस्थाओं को विकसित किया जो स्वयं को अन्य मानवीय इकाई से भिन्न समझते हैं। ठीक। क्यूबर, ये क्यूबर को ऐसे समझ सकते हैं, क्यूब जो होते हैं, जो घन होते हैं, वो एक इकट्ठा रहते हैं ना। क्यूब कैसे बनते हैं? जब सारे सब चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी तब जाके क्यूब बनेगा। नेक्स्ट है लापियर। लापियर के अनुसार समाज मनुष्य के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्य के अंतः संबंधों या पारस्परिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो कई लोग रहते हैं इससे समूह नहीं बनता है, बल्कि इन सभी चारों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं, इन्हीं संबंधों को ही हम समाज कहते हैं। नेक्स्ट है समाज की विशेषताएं। पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में ना तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और ना ही समाज। यानी समाज में जो हम व्यक्ति होते हैं, जैसे कि दुकान में कोई व्यक्ति जाता है तो ऐसा तो नहीं गया और खड़ा हो गया और जो सामान मांग रहा है, सामान मांग रहा है तो लेकिन दुकानदार दे नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। खरीदने वाला गया और दुकानदार से मांगा तो उसने सामान दिया, यानी दोनों में जागरूकता थी, तभी तो सामाजिक संबंध स्थापित हुआ ना। तो वही समाज में पारस्परिक जागरूकता के अभाव में ना तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और ना ही समाज। नेक्स्ट है समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह ना होकर उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। अब व्यक्तियों को तो हम देख सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों के बीच जो एक संबंध पाया जाता है वो तो हम नहीं देख सकते हैं ना। तो वही, इसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अतः सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज ही अमूर्त है। यानी कि समाज अमूर्त है, यानी कि समाज जो है हम देख नहीं सकते हैं, इसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है समाज में समानता और असमानता। समाज में समानता एवं असमानता दोनों ही देखने को मिलती है। ये दोनों ही समाज के लिए आवश्यक तत्व हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि आपने कोई सोचा, जैसे भारतीय समाज को ले लीजिए, यहाँ पे आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सहयोग ही सहयोग देखते हो, संघर्ष ना देखते हो। और ये है कि यहाँ पे जो है सिर्फ समानता ही देखने को मिलती हो, असमानता ना देखने को मिलती हो। तो ये पूरे विश्व में जितने भी समाज पाए जाते हैं वहाँ पे समानता भी होती है और असमानता भी होती है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, समाज के लिए ये दो आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट है समाज में सहयोग एवं संघर्ष। समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों ही देखने को मिलता है। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रियाओं के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि विश्व का कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे सिर्फ सहयोग पाया जाता हो या केवल संघर्ष पाया जाता हो। ये दोनों ही चीज़ें प्रत्येक समाज में पाई जाती हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज सहयोग का दूसरा नाम है, किंतु सहयोग की स्थिति सामाजिक संघर्ष की समाप्ति के बाद आता है। ठीक है, जब लोग संघर्ष, ऐसा भी नहीं कि समाज में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष होगा, नहीं तो वो समाज बचेगा ही नहीं अगर सिर्फ वहाँ संघर्ष ही होगा। तो संघर्ष के बाद लोग सहयोग करने लग जाते हैं।
ठीक है, तो वही है कि सहयोग का दूसरा नाम, समाज सहयोग का दूसरा नाम है, किंतु सहयोग की स्थिति सामाजिक संघर्ष की समाप्ति के बाद आता है। नेक्स्ट है समाज निरंतर परिवर्तनशील है। ब्रिटिश समाजशास्त्री स्पेंसर के अनुसार परिवर्तन समाज का नियम है। कभी यह परिवर्तन तेजी से होता है तो कभी क्रमिक गति से, लेकिन परिवर्तन सदैव होता रहता है। समाज में परिवर्तन की शक्ति निहित होती है, यानी कि समाज जो है निरंतर परिवर्तनशील होता है, और कभी यह परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, कभी परिवर्तन बहुत धीमे धीमे होता है, लेकिन परिवर्तन होता है। जैसे आप देख लीजिए भारतीय समाज को देख लीजिए, पहले ये ग्रामीण था, लेकिन अब ये औद्योगिकीकरण की वजह से अब यहाँ पे उद्योग खड़े हो गए हैं, यही सारे परिवर्तन है। नेक्स्ट है पारस्परिक निर्भरता। मनुष्य अपनी आवश्यकताएं अकेले पूरी नहीं कर सकता है, उसे दूसरे व्यक्तियों या समूहों पर निर्भर रहना पड़ता है। पारस्परिक निर्भरता के कारण ही मानव समाज में भाईचारे का भाव पैदा होता है। यानी कि कोई भी समाज हो, वहाँ पे मनुष्य अकेले नहीं रह सकता है, ना ही अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसके लिए वे एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट रहता है, सॉरी डिपेंड रहता है, एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो वही ये पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है सभी व्यक्तियों में। जैसे कि ये जैसे कि वही सॉरी जैसे कि वहाँ सब सब्जी मंडी में जाते हैं, तो वहाँ पे एक व्यक्ति पारस्परिक, अब जैसे हमें भूख लगी है तो हम सब्जी मंडी जाएंगे, सब्जी लेकर आएंगे, तब जाके घर में खाना बनाएंगे। नमक नहीं है तो हम दुकान जाएंगे, नमक लेकर आएंगे। तो वैसे ही हमारी और शिक्षा, जैसे बच्चों को शिक्षा देनी है तो स्कूल भेजेंगे, पैसे कमाने हैं तो रोजगार के लिए ऑफिस जाएंगे। तो हमारी एक दूसरे व्यक्ति पर पारस्परिक निर्भरता होती है। समानता एवं सौहार्द की भावना आगे बढ़ती है, इसलिए कहा जाता है समाज के एक क्षेत्र में अगर परिवर्तन होता है तो समय अनुसार समाज के अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि समाज के तमाम तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये फ्लो चार्ट से समाज की विशेषताएं देख लेंगे कि पहला है समाज में पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए। समाज अमूर्त होता है। समाज में समानता एवं असमानता दोनों पाई जाती है। समाज में संघर्ष एवं सहयोग दोनों पाया जाता है। समाज निरंतर परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तन कभी तेज गति से होता है, कभी धीमी गति से होता है। और समाज में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो ये था समाज क्या है और समाज की प्रमुख विशेषताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। इस वीडियो में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, लेकिन आगे से ये गलती नहीं होगी। थैंक यू।